Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे थिन सिलेंडर्स। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ या ऑयल इंडस्ट्रीज़ हो या मिल्क इंडस्ट्रीज़ हो, उनमें क्या होता है, जो आपका फ्लूइड होता है उनको किन्हीं कंटेनर, सिलेंड्रिकल नुमा कंटेनर्स में फिल किया जाता है। तो जब किसी भी सिलेंडर में एक इंटरनल, जब फ्लूइड को इंटरनली हम रखते हैं पैक करके, तो उसमें वो फ्लूइड जो है उस सेल की दीवारों पर, इंटरनल सिलेंडर की जो दीवारों पे है, इंटरनल प्रेशर लगाता है। तो उस प्रेशर के कारण कौन कौन से स्ट्रेस डेवलप होते हैं और किन किन कारण से ये फेल हो सकता है, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सिलेंडर्स दो प्रकार के होते हैं, थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर्स। तो आपके सिलेबस में ओनली थिन सिलेंडर है, तो आज हम थिन सिलेंडर पे डिस्कस करेंगे। तो थिन सिलेंडर किन्हें कहते हैं कि व्हेन D/T यानी कि डायमीटर टू थिकनेस रेशो इज ग्रेटर देन 10, देन द सिलेंडर नोन एज थिन सिलेंडर और थिन सेल्स। जब डायमीटर से थिकनेस जो रेशो है वो अगर आपके 10 से ज़्यादा है तो हम इसको एक थिन सिलेंडर या थिन सेल कहेंगे। ये जहाँ डायमीटर क्या है, D4 है आपके डायमीटर ऑफ द सिलेंडर और T है आपके थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। तो थिन सिलिंड्रिकल सेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर। जो आपके थिन सिलेंडर है उसमें जो स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहे हैं ओनली एंड ओनली इंटरनल फ्लूइड के कारण जो है स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि थिन सिलेंडर सेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर। या आपको एक इंटरनल, ये आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका डायमीटर T है और थिकनेस T है और उसमें फ्लूइड फिल किया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटरनल है ये फ्लूइड है, इसमें ये अंदर पूरे सिलेंडर के अंदर फ्लूइड है। तो ये फ्लूइड जो है इसके चारों ओर दीवारों पे ये सभी डायरेक्शन में फोर्स एक्साइट करता है। ओके, देन हम फिर देखते हैं कि हम एक स्मॉल पार्ट को हम कंसिडर करते हैं, सिलेंड्रिकल जो स्मॉल पार्ट होता है तो हमको कंसिडर करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका एक तरीके से राउंड पार्ट है, यानी सर्कमफेरेंशियल, जो आपके इस तरीके से ये राउंड पार्ट होता है। सिलेंडर एक से राउंड राउंड नुमा होता है, तो इसका इस तरीके से एक पार्ट लिया हुआ है। तो ये जो राउंड में जो पार्ट है उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, और ये उसके लेंथ के अकॉर्डिंग, ये इसकी लेंथ। तो इसमें कौन कौन से स्ट्रेस लग रहे हैं, जो सर्कमफेरेंशियल लगता है उसको तो हम बोलते हैं हूप स्ट्रेस, जो नेचर में जो है टेंसाइल होता है। और एक लेंथ के जो अलोंग लगता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेस होता है, उस भी टेंसाइल इन नेचर होता है। और आपके इंटरनल फ्लूइड के कारण, फ्लूइड जो क्या करता है उसकी सिलेंडर की दीवारों को कंप्रेस करता है। तो इन द नेचर ऑफ कंप्रेसिव नेचर का ये होता है। तो कंप्रेसिव को हम नेगेटिव लिखते हैं और टेंसाइल को हम हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, तो उस इंटरनल फ्लूइड के कारण हमारे पास तीन तरह के स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, एक सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, एंड थर्ड जो है आपके रेडियल स्ट्रेस, जो आपका इंटरनल फ्लूइड प्रेशर ही होता है। उसके बाद एक ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस डेवलप इन द सिलिंड्रिकल वॉल। तो सिलिंड्रिकल वॉल में 3 टाइप्स के हमारे पास जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। सर्कमफेरेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस, जिसको हम हुड स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस के सर्कम के ऊपर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम सर्कमफेरेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं। टेंसाइल इसीलिए क्योंकि टेंसाइल नेचर का होता है, उनको हुप स्ट्रेस भी कहा जाता है। इसको हम सिग्मा H से डिनोट करते हैं। तो इट इज़ टेंसाइल इन नेचर एंड यूनिफॉर्म अलोंग द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। और जो थिकनेस के जो अलोंग है ये एकदम यूनिफॉर्म होता है और टेंसाइल नेचर का होता है। उसके बाद होता है लॉन्गिट्यूडिनल टेंसाइल स्ट्रेस, ये भी टेंसाइल नेचर का होता है और इसको एक्सियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। इसको हम सिग्मा L से डिनोट करते हैं और इट इज़ टेंसाइल इन नेचर एंड यूनिफॉर्म अलोंग द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। थर्ड होता है आपका रेडियल स्ट्रेस और फ्लूइड प्रेशर। जो फ्लूइड प्रेशर होता है वही आपके रेडियली जो लगता है, इसीलिए आपको इसको रेडियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। इट इज़ द कंप्रेसिव इन नेचर सिंस इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू सिग्मा H एंड सिग्मा L, सो इट्स एज वेरी लेस सिग्निफिकेंस। इसलिए हम इसको कंसिडर बहुत ही कम करते हैं, अधिकतर हम इसको कंसिडर करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम होने का सिग्मा L और सिग्मा H यानी हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के कंपैरिजन में ये बहुत ही कम होता है। इसको हम P से डिनोट करते हैं। ठीक,
तो इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो नॉट, तो देयर इज नो शियर स्ट्रेस ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल सिलेंडर, देयर फॉर ऑल द थ्री सरफेस स्ट्रेसेस आर प्रिंसिपल स्ट्रेस। यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल जो सरफेस है, तीनों ही सरफेस पे, चाहे वो सर्कमफेरेंशियल हो, लॉन्गिट्यूडिनल हो या रेडियल, तीनों ही सरफेस पे कोई भी शियर जो फोर्स है या शियर स्ट्रेस है वो वर्क नहीं करता है। इसीलिए, और हम प्रिंसिपल स्ट्रेस इनको बोलते हैं जहाँ पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो। कोई भी किसी भी सतह के ऊपर शियर स्ट्रेस नहीं होने से इन तीनों ही स्ट्रेस को हम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं सिग्मा एच यानी हुप स्ट्रेस, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। ये क्या होता है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ हुप स्ट्रेस। सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस को हुप स्ट्रेस भी कहते हैं। इट्स टेंसाइल नेचर, ये नेचर में टेंसाइल होता है, और इट्स नोटेड बाय सिग्मा एच, इसको हम सिग्मा एच से नोटेड करते हैं। पी हम मानते हैं इंटरनल फ्लूइड का प्रेशर है। एल जो है आपके डायग्राम में आपको एक सिलेंडर दिख रहा है, तो एल जो है आपके इसकी ये लेंथ है, और डाईमीटर जो है आपका इसका सिलेंडर का डाईमीटर है, और पी जो है इंटरनल प्रेशर है। अब आप देख सकते हैं कि जब इस ये जो दो टुकड़ों में, मान लीजिए जैसे मैं इसके केवल इसके क्रॉस सेक्शन की बात करूं, तो जब इसको हम इसे कट करते हैं, जब सर्कमफेरेंशियली ये कट होता है, जब क्रॉस सेक्शन की हम बात करते हैं, तो ये किस तरीके से कट होगा? एक इस तरीके से आपको ये दिखेगा खोखला, और ये दूसरा हिस्सा, यानी ये दो पार्ट में चेंज हो जाएगा, और ये इस तरीके से ये इसकी लेंथ है, ठीक है ना। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो सिग्मा एच हुप स्ट्रेस, टी इज द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। तो अब आप देखिए कि इस तरीके से दो टुकड़ों में टूट जाता है, किसके कारण? प्रेशर के कारण, इंटरनल फ्लूइड प्रेशर। ये देखिए आपके पी है, जो पी क्या है, एक इस साइड में लग रहा था, एक इस साइड में लग रहा था, तो इस वजह से क्या इसको दो पार्ट में तोड़ देने की इसमें क्षमता होती है, तोड़ सकता है इन दो पार्ट में, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये जो इसकी लेंथ, ये लेंथ के अकॉर्डिंग और ये थिकनेस है, तो ये थिकनेस पे जो ये मटेरियल है इसका रेसिस्टेंट करता है। स्ट्रेस क्या होता है? रेसिस्टिव फोर्स पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसको रेसिस्ट करता है, इसको दो पार्ट में टूटने से का विरोध करता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि AP इक्वल टू ये प्रोजेक्टेड एरिया हम किस तरीके से निकालते हैं, आज उस पर अपन डिस्कस करते हैं। कि जिस तरीके से आप देखिए ये कोई आपका हाफ पार्ट है, और इस तरीके से ये कोई लेंथ है। जब भी कोई राउंड पार्ट हो और इसमें जो ये प्रेशर लग रहा है, ये सभी पॉइंट पर एक समान लग रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम जब ये देखते हैं ये लेंथ के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका ये डोम है, इसके सारे पॉइंट को हम क्या, अगर एक किसी तल के ऊपर लेके आ जाए, सारे जितने भी पॉइंट है अगर किसी एक पर्टिकुलर तल पे, एक फ्लैट तल पे अगर लेकर के आ जाए, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। तो अब प्रोजेक्टेड एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए ये वाली लेंथ क्या है आपके, D है। सारे जो भी इस डोम के जो सारे पॉइंट अगर इस लाइन पे आ जाएंगे, और इसी तरीके से ये सारे पॉइंट जो है आपके इस तरीके से, ये आपके L हो गई। तो ये पूरा जो एरिया है, ये नीचे तल, एक तल के ऊपर आ जाएंगे, तो वो तल का जो क्षेत्रफल क्या होगा, D × L, वो प्रोजेक्टेड एरिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका प्रेशर है P, वो इस तल के ऊपर लग रहा है, तो सारे पॉइंट अब इस तल के ऊपर है, तो परपेंडिकुलरली इस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ब्रस्टिंग फोर्स, जो इसको तोड़ने की प्रवृत्ति रखता है, ब्लास्ट करने की प्रवृत्ति रखता है, वो फोर्स जो है ब्रस्टिंग फोर्स है, उसको हम बोलेंगे प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो FB = P × D × L, प्रोजेक्टेड एरिया आपके D × L है, ठीक, ओके। देन उसके बाद देखते हैं रेसिस्टिंग फोर्स। तो रेसिस्टिंग फोर्स यानी कि वो जो रेजिस्टेंस, जो स्ट्रेस है, तो रेसिस्टिव फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इंटू रेसिस्टिंग एरिया। तो आपके रेसिस्टिंग एरिया आप यहाँ देखिए कि कौन कौन सा आपके रेसिस्टिंग एरिया, आप देखिए कि ये एक तो ये आपका एरिया है, एक ये आपका एरिया है। लेकिन इसका एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे? देखिए इसका एरिया हम निकालेंगे दिस लाइक ए रेक्टेंगल। ये हमारे इस पर दो तरीके के, ये एक तो ये हो गया, एक ये आपको स्ट्रेस जो है रेसिस्टिव स्ट्रेस दे रहे हैं, तो T × L, और इसकी भी T × L। तो हमारे पास टोटल जो एरिया हो गया 2 × T × L। तो हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस आपको हुप स्ट्रेस हमने एज्यूम किया सिग्मा H × 2 टाइम्स ऑफ TL, ओके। तो फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि जब तक ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है तब तक कोई ब्लास्ट नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए हम देखते हैं FP/FR, तो P × D × L = 2H
इंटू टू इंटू टी इंटू एल, एल से एल आपके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके हुप स्ट्रेस की जो वैल्यू आती है वो आती है पी डी अपॉन टू टी। यहाँ डी डायमीटर ऑफ सिलेंडर है, पी इंटरनल जो आपके प्रेशर है फ्लूइड का वो है, टी जो थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। तो सिग्मा एच नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। सिग्मा एच की वैल्यू जो है सिलेंडर के लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है इंटरनल प्रेशर, आपके डायमीटर और टेम्परेचर के ऊपर, सॉरी थिकनेस ऑफ द सिलेंडर के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इट इज ऑल्सो एन एक्सेल स्ट्रेस, इसको हम एक्सेल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। इट्स टेंसाइल नेचर, ये टेंसाइल नेचर होता है, इट्स डिनोटेड बाय सिग्मा एल। यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर और जो लेंथ है वो एम में दी हुई होती है। पी इंटरनल फ्लूइड प्रेशर है, टी थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, एल जो आपके लेंथ ऑफ द सिलेंडर एज्यूम करते हैं, डी इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए आप, इस तरीके से कोई सिलेंडर है, पहले तो जो सिलेंडर कट हुआ था वो क्या हुआ था, इस तरीके से कट हुआ था, ये एक पार्ट ये टूट गया था, दूसरा पार्ट ये टूट गया था। लेकिन अगर सिलेंडर जो है इस लेंथ के परपेंडिकुलरली जो आपके प्लेन है उसके अकॉर्डिंग कट होता है, तो इस तरीके से हम देखते हैं ये दो पार्ट में टूट जाएगा। एक पार्ट तो ये रह जाएगा, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, तो अपन देखते हैं कि ये दूसरा पार्ट को हम कंसिडर करते हैं। तो क्या होता है कि इंटरनल प्रेशर एक तो इस पॉइंट पे लग रहा है, भाई दोनों तरफ जो प्रेशर लग रहा है, जब पी इस डायरेक्शन में इस तरीके से पड़ता है, इस तरह से तोड़ सकता है। एक प्रेशर जब ऐसे था तब दो टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ दिया था, और अभी जो प्रेशर है ऐसे अगर लग रहा है तो ये दो टुकड़ों में तोड़ता है। तो क्या करता है, एक प्रेशर तो इस साइड पे लग रहा है, तो जो रेसिस्टिव फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगी, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको, इसका ब्रस्टिंग फोर्स क्या होगा। तो इसका हम देखते हैं, तो ये ब्रस्टिंग फोर्स जो पी है वो इस पर राउंड राउंड इसके ऊपर लग रहा है, तो इसका एरिया क्या है, π/4 डी स्क्वायर। तो बस्टिंग फोर्स क्या लग रहा है, प्रेशर इंटू एरिया, तो पी इंटू π/4 डी स्क्वायर जो आपका बस्टिंग फोर्स होगा, जो आपके इसको तोड़ने की प्रवृत्ति रखता है, दो टुकड़ों में ब्लास्ट की प्रवृत्ति रखता है। रेसिस्टिंग फोर्स क्या होगा, तो रेसिस्टिंग फोर्स होगा स्ट्रेस इंटू रेसिस्टिंग एरिया सिग्मा एल इंटू, अब आप देखिए रेसिस्टिंग एरिया क्या है, रेसिस्टिंग एरिया आपके ये है, तो इसके अंदर अब रेसिस्टिंग एरिया किस तरीके से निकालते हैं, तो हम देखते हैं अगर हमारे पास इस तरह से कोई सर्किल और उसकी कोई थिकनेस भी हो, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो एरिया होगा वो होता है 2πr इंटू थिकनेस। तो 2 इंटू आर को हम क्या लिख सकते हैं, पाई, और 2r होता है डायमीटर और इंटू थिकनेस, तो एरिया होगा उसका रेसिस्टिंग पाई डी टी। तो इसका जो रेसिस्टिंग हो रहा होगा वो पाई डी टी। तो हम देखते हैं रेसिस्टिंग फोर्स स्ट्रेस इंटू रेसिस्टिंग एरिया, तो सिग्मा एल इंटू पाई डी टी, सिग्मा एल पाई डी टी। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए हम देख सकते हैं कि एफ बी इक्वल टू एफ आर। तो जो ब्रस्टिंग फोर्स था वो था P इंटू π/4 डी स्क्वायर, और आपका रेजिस्टिंग फोर्स था वो सिग्मा एल इंटू पाई डी टी। ओके, तो यहाँ पर आप करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर एल लिखा हुआ, एल है नहीं यहाँ पे, है ना, यहाँ पर एल नहीं है, तो सिग्मा एल इंटू पाई डी टी। तो यहाँ से पाई कट हो जाएगा, एक डी से एक डी कट हो जाएगा। ओके, तो सिग्मा एल आपको जो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या बचा है, कल डी बचा हुआ है, तो पी डी अपॉन 4t। ओके, तो नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो सिग्मा एल और सिग्मा एच दोनों ही जो है लेंथ पे डिपेंड नहीं करते। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट ऑल्सो गिवन, अगर आपको रिवेटेड जॉइंट, जब किसी सिलेंडर को बनाते हैं तो रिवेट कर करके जॉइंट की, आपकी जो मशीन डिज़ाइन में देखेंगे इस सब्जेक्ट को, तो रिवेट कर करके हम इसको बनाते हैं, तो उनकी अगर एफिशिएंसी अगर आपको दी हुई, तो हुप स्ट्रेस के लिए आपको लॉन्गिट्यूडनल एफिशिएंसी दी हुई होगी, और अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करेंगे तो कम सर्कमफेरेंशियल या हुप एफिशिएंसी दी हुई होगी। तो कुछ भी नहीं करना आपको, इस एफिशिएंसी दी हुई तो एफिशिएंसी से ओनली डिवाइड करना है। जब जैसे सिग्मा एच इक्वल टू पी डी अपॉन 2t, तो था 1 अपॉन एफिशिएंसी का भी आपको डिवाइड करना है, तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करेंगे। तो अगर एफिशिएंसी दी हुई है तो सिग्मा एच इक्वल टू 2t पी डी अपॉन 2t एप्सल है, सॉरी एफिशिएंसी आपकी ना, एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देंगे अपन। ओके, और एफिशिएंसी हुप के लिए तो किसकी दी होगी, लॉन्गिट्यूडनल दी हुई होगी, और सर्कमफेरेंशियल दी हुई होगी जब लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि सिग्मा एल इक्वल टू होता है पी डी बाई 4t, तो इसको मैं 1/2 कॉमन लेता हूँ, पी डी बाई 2t, तो सिग्मा एच बाई 2। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल आपके जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू हाफ होती है हुप स्ट्रेस के। ओके, या
जो आपका हुप स्ट्रेस है वो 2 टाइम्स होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, यानी सिग्मा एच मोर देन सिग्मा एल। सिग्मा एच की वैल्यू ज़्यादा होती है और सिग्मा एल की वैल्यू आपके कम होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अगर हम देखेंगे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है और डिफरेंट टाइम के इसमें जो स्ट्रेन होती है वो किस तरह, जो थिन सिलेंडर में स्ट्रेंथ क्या होती है उस पर हम कंसिडर करेंगे। तो ये आप था आपका थिन सिलेंडर। इस थिन सिलेंडर कहाँ यूज होते हैं? फ्लूइड को अब कंटेन करने के लिए, फ्लूइड को स्टोरेज करने के लिए हम थिन सिलेंडर्स का इनका यूज किया जाता है। और उसमें किस तरीके के जो 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं उसमें से एक जो रेडियल स्ट्रेस है वो बहुत ही कम होने की वजह से उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं। 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक तो उसके सर्कमफ्रेंस पर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हुप स्ट्रेस भी बोलते हैं, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। एक उसकी लेंथ के अलोंग जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, और उनके फॉर्मूले अपने ड्राइव किए थे कि सिग्मा एच जो है वो PD//2T होता है और सिग्मा एल जो PD/40 होता है, 4T होता है। टी जो है आपकी थिकनेस ऑफ द सिलेंडर है। और हमने ये देखा था कि जो सिग्मा एच है वो हुप स्ट्रेस का हाफ होता है, या इसको दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं जो हुप स्ट्रेस है जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का 2 गुना होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।